गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने आमेर के गृह युद्ध तक तो पहले समाप्त कर दिया था, तो अब कायदे के हिसाब से फ्रांस की क्रांति की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को उसका क्वेश्चन पर कुछ काम करना है। और क्वेश्चन पर सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि आपको क्वेश्चन आंसर सिखाना भी है। वैसे तो ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने स्टडी मटेरियल में दे दिए हैं, आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका बताऊं। देखो, लिखने के तरीके में ज़्यादा तुम उसके लिए बहुत दबाव मत रखो। लिखने का एक बड़ा ही क्लासिकल मेथड है कि आप एक अच्छी शुरुआत क्वेश्चन का करो। जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है या आपकी जो आरंभिक पंक्तियां होती है, वो आपके ज्ञान को और आपके दृष्टिकोण की अस्पष्टता की झलक दे देती है। जैसे कॉपी देखते हैं तो पता चल ही जाता है, मतलब शुरू के 2-3 लाइन पढ़ने से ही लग जाता है कि बच्चा कितने पानी में है। लेकिन यूपीएससी में बच्चे एक बात ये होती है कि तुम उसको धोखा नहीं दे सकते हो एग्जामिनर को। कारण क्या है कि सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में तो चलो 4 चॉइस में एक चॉइस चुनना होता है, सब्जेक्टिव है, इसमें आपको कलम से लिखना है। आप अगर राइटिंग कर रहे हो, कहीं बीच में मेजर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया या बचकानी तरह से, जैसे कई बार तुम लोग बचकानी प्रश्न पूछते हो तो हम कई बार हार्शली तुमको दबा देते हैं। हमें भी बुरा लगता है कि इतना हार्शली नहीं दबाना चाहिए, इसलिए दबाते हैं कि हम डर जाते हैं कि कॉपी में इस तरह से अगर कॉन्ट्राडिक्टरी लिखेगा तो इसका अच्छा आया हुआ भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पता चले कि तुम्हारा ही मटेरियल पढ़ के कोई क्वालिफाई करके बैठा हुआ है और तुम वहां पर जाके उल्टा सुल्टा लिख के अपने मार्क्स को खराब करके बैठे हुए हो। तो दोनों बातें होती है। तो उसमें हम तुमसे बहुत ज्यादा नॉलेज की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत क्लियर कट नॉलेज की अपेक्षा रखते हैं। तुम सिर्फ कॉपी को फॉलो करो। और जहां मैं ब्रैकेट में डालता हूं, 2-3 चीजों का केवल ध्यान रखना है। जैसे जो मैं ब्रैकेट में डालता हूं, तो ब्रैकेट में डली गई चीज डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो मैं तुमको कंटेंट लिखवा रहा हूं, तो ये मतलब नहीं कि कंटेंट कॉपी पर ही चल, अब उस कंटेंट से जो तुम्हारा खुद का आइडियाज डेवलप होता है। क्योंकि अब कंटेंट तो मान लो 700 शब्द में, 500 शब्द में, 600 शब्द में लिखा हुआ है। अब उसी को तुमको 200 वर्ड्स में लिखना है, तो उसको तो अपने मुताबिक प्रिसाइज करना पड़ेगा तुमको। जैसे प्रेसी राइटिंग, अब वही होता है कि हर मुकाम पर जब लोग लिखे होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो हम लोग का प्रेसी राइटिंग इंग्लिश में भी था। हिंदी में तो करने का कम मौका मिला था, लेकिन इंग्लिश में, चूंकि ग्रेजुएशन के लेवल पर इंग्लिश में था, तो उसमें प्रेसी राइटिंग कुछ ज्यादा करने का मौका मिला था। तो बेसिकली प्रेसी राइटिंग के कुछ एक चीज, इसलिए क्वेश्चन को बड़ा करना या छोटा करना ये बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन तब है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम अगर हमारे साथ काम करोगे धीरे धीरे चीज डेवलप कर जाएगा। अब देखो, मैं एक एक प्रश्न को उठाता हूं, फिर मैं उससे भी डालूंगा। जैसे देखो, हाँ, कलम उठा, इसका उत्तर लिखा हुआ है, तो उत्तर लिखा हुआ है तुम्हारे, तो तुम डिटेल्स में तो वहां पढ़ लोगे, यहां मैं कायदा या तरीका बताता चलूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ, लिखिएगा। हाँ, कि हाँ, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति एक वयस्क हो रहे, एक वयस्क हो रहे उपनिवेशी समाज में उपनिवेशी समाज में स्वाभाविक एवं अपेक्षित, स्वाभाविक एवं अपेक्षित घटना थी। स्वाभाविक एवं अपेक्षित घटना थी। मैं यहां पर लिखिए, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अब मान लीजिए टिप्पणी कीजिए शब्द अगर है, तो हमारे लिए बहुत दबाव नहीं होता है। क्योंकि टिप्पणी करने का मतलब अभी आपको बताया कि वर्तमान चुनावी प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो आपने जो अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार आप अपना विचार देंगे, वही होगा टिप्पणी कीजिए। लेकिन आप तो जानते हो कि आप कोई हिस्टोरियन हो नहीं, रिसर्च स्कॉलर हो नहीं, तो आप जो विचार दोगे वो आपका निजी विचार तो नहीं होगा, जो
स्कॉलर्स के विचार है उसी में जो ज्यादा प्रभावी विचार है उसी के साथ तुम साइड लोगे, नेचुरल है। ये जो क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए, हमारे सामने कोई बड़ा लफड़ा नहीं लाता है, मतलब अपना मत उस पर प्रकट करना है। अब क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए तुम्हें एक बार क्वेश्चन को तेजी से पढ़ना पड़ेगा और दूसरी बार क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लो पढ़ते हुए उसमें जो कीवर्ड्स है वह कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो व्यस्क होते माने व्यस्क हो रहे एक कीवर्ड है, मतलब ये सारे उपनिवेशों पर लागू नहीं होता, वैसे उपनिवेश पर लागू होता जो उपनिवेश व्यस्क हो रहा है, माने मैच्योर हो रहा है। और फिर तुम्हारा दूसरा कीवर्ड हुआ स्वाभाविक एवं अपेक्षित, और फिर लास्ट वर्ड हुआ टिप्पणी कीजिए। जो तुम्हारा कीवर्ड्स में लास्ट में जो दिया होता है उस पर भी नजर रखना आवश्यक होता है। तो अब इतने सब तुम्हारे हो गए, तो मतलब तुम्हारे दिमाग में एक इमेज, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमारे दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए, और इसमें धीरे धीरे गतिशीलता तुमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा भवन में तुम्हारे पास समय कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रैक्टिस ज्यादा है तो परीक्षा भवन में इतना निकल कर आ जाएगा जिसमें तुम अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर पाओगे। तो अब ये तो तय हो गया कि यह एक ऐसे उपनिवेश के बारे में पूछ रहा है जो उपनिवेश डेवलप होकर मैच्योर हो गया है, और मैच्योर, इस तरह के जो मैच्योर उपनिवेश हैं उसमें इस तरह की क्रांति स्वाभाविक और अपेक्षित है। इतना क्लियर हो गया? तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि हमारे दिमाग में ये भी जाना चाहिए कि वे क्यों स्वाभाविक और अपेक्षित है। तो पता चलता है कि देखिए, औपनिवेशिक हित और मातृदेश के औपनिवेशिक हित और उपनिवेश के निजी हित के बीच एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन होना तय है, क्योंकि उपनिवेश मातृदेश के हित के लिए अर्थ रखता है, यही उपनिवेशवाद का तकाजा है। तो मातृदेश एक्सप्लॉइट करेगा उपनिवेश को, तो मातृदेश अगर उपनिवेश को एक्सप्लॉइट करेगा तो उपनिवेश में दर्द होगा, वो तो नेचुरल है। और इन द मीन टाइम मातृदेश की चिंता यह होगी कि वह उपनिवेश का सक्षम शोषण करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं को जन्म दे दें, कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित करें जिनसे उपनिवेश का बेहतर शोषण हो सके। लेकिन उसमें होता यह है कि जो उपनिवेश है वह मातृदेश के उन संस्थाओं के संपर्क में आ जाता है, और जब उन संस्थाओं के संपर्क में आ जाता है तो उसमें राष्ट्रवाद की चेतना उभरने लगती है, क्योंकि उसी से सीख लेता है। और एक समय ऐसा आता है कि मातृदेश के अगेंस्ट में ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता है। ऐसा न केवल अमेरिका में बल्कि एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी हुआ, भारत में भी हुआ। उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा लागू किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू की, या उसके अलावा कुछ और संस्थाएं बनाए, रेलवे स्थापित किया, समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस किया, तो उस सब जो इंट्रोड्यूस हुए उससे उपनिवेश का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और अंत में चलकर जो उपनिवेश है वो स्वतंत्रता की चाहत डेवलप कर लिया। ये सारे देशों में हुई। तो इन बातों को देखते हुए ऐसा लगता है, मतलब एक की सेंटेंस हमारे दिमाग में आ रहा है कि औपनिवेशिक ढांचे की विघटन का बीज उसके नाभि में ही विद्यमान होता है। नहीं समझा तुम लोग? नाभि समझते हो? उसके केंद्र में उपनिवेश व औपनिवेशिक ढांचे के विघटन का बीज उसकी नाभि में ही विद्यमान होता है। मतलब उसको, वो अपना खात्मा एक दिन स्वयं करने वाला है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि उपनिवेश वह छोड़ दे जो वैसे भी उसको छोड़ना पड़ता है। औपनिवेशिक शोषण बंद कर दे, औपनिवेशिक शोषण बंद कर देगा तो उपनिवेश में रहेगा क्यों? और उपनिवेश में है तो उपनिवेश की चेतना को जागृत होने से वो नहीं रोक सकेगा। तो इतना तो तुम्हारे दिमाग में तय हो जाएगा। अब इसमें एक एडिशनल बात, अब देखो, ऐसा कोई पुस्तक में नहीं लिखी मिलेगी तुमको,
बच्चे समझते हैं कि हम ये पुस्तक और वो पुस्तक पढ़ लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। ब्रह्म सब जगह दिखते हैं लेकिन नेकेड आंखों से नहीं दिखे। तुम लोग इतनी मेहरबानी केवल करो कि मैं जो दिखा रहा हूं तो मेरे चश्मे से देखते देखते तुम लोग देखना सीख लो। यही तुम्हारे लिए कॉन्सोलेशन है और यही फायदा है क्लास करने का। समझ रहे हो कि नहीं? आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, सिंपली यू आर सपोज टू फॉलो मी इन टोटू एंड स्ट्रांगली। मतलब ये समझो कि ये जो कह रहे हैं यही एक रास्ता है और इसको हमें फॉलो करना है। अब यहां पर एक बात दिमाग में और आनी चाहिए कि भाई इस तरह का जो राजनीतिक जागृति है वह अमेरिकी उपनिवेश में थोड़ा पहले आ गई। इसका कारण है कि वो ब्रिटिश मूल के थे, तो एक आम अंग्रेज की स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित थे। अब इतनी बातें बच्चों हमारे पास आ गया मेन कंटेंट, जो हमारा इतना कंटेंट लगभग 80 से 100 शब्द का हो गया। अब 100 शब्द हमारा उदाहरण देकर बढ़ेगा। हर कंटेंट लिखते जाएंगे और उसमें थोड़ा सा उदाहरण इनपुट करते जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझा? किसी को कोई शक, कोई दिक्कत, कोई काउंटर क्वेश्चन? अब इसको हम करेंगे। अब तुम्हारे मन में पहले इसको वन बाय वन, नहीं तो कलम उठाओ। देखो तुम्हारे आंसर में लिखा हुआ है तो मैं तुमको केवल शुरुआत करके और मुख्य बिंदु बताकर, मुख्य बिंदु पॉइंट करा के छोड़ सकता हूं, तो तुम्हारे उत्तर में लिखा हुआ है। तुम्हारा जो बुकलेट है उसमें उत्तर दिया हुआ है और लिखाना भी क्लास में संभव नहीं। इट इज गोइंग टू बी टू मच टाइम टेकिंग। तो चलना महत्वपूर्ण है या पहुंचना महत्वपूर्ण है? तुम्हारे लिए तो सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो सीखोगे तो वैसे ही, उसके बाद फिर वहां पर उत्तर पढ़ लोगे और फिर धीरे धीरे ट्राई करोगे। इसमें टाइम लगेगा। अब आज नहीं, आज सीखना तो परसों ही चाहोगे कि हमको एकदम पीठ थपथपा दें। सर ऐसा नहीं है, महीनों प्रैक्टिस करोगे तब कहीं होगी, या हो सकता है पीठ थपथपा भी ना पाए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इसलिए एकदम बिल्कुल उस पर केंद्रित रहोगे, इसको फॉलो करोगे। लिखो। अब देखो, एक लाइन हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद हमारा कुछ थेसिस स्टेटमेंट आएगा। थेसिस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि थोड़ा हम उसकी तरफ संकेत करके छोड़ दें और फिर बाद में कंक्लूजन में हम उसको मतलब कंक्लूड कर दें कि भैया ऊपर जो हमने कहा है उसको हमने ऐसे प्रूव किया। राइटिंग का यही है। दूसरी बात, अगर बीच में चाहो तो तुम पॉइंट भी दे सकते हो। पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद ध्यान रखना, बहुत बच्चे जैसे बहुत संस्थान में बता देते हैं, बहुत ही, हम पॉइंट के विरोधी नहीं है। हालांकि स्टैंडर्ड राइटिंग में पॉइंट आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। हमने बहुत बुक उस पर पढ़ी है और बहुत सारे वरिष्ठ टीचर्स के संपर्क में भी रहे, लेकिन ऐसा कोई बताया नहीं हमको यूनिवर्सिटी में भी चाहे इसमें। बल्कि ड्यू वगैरह में पूछोगे पॉइंट, तो यार पॉइंट मैंने सीधे नहीं पॉइंट लिखोगे, मतलब नहीं नहीं पॉइंट नहीं, मतलब ऐसे करेंगे जैसे कोई तुम एक बड़ा ही अजीब प्राणी हो जो क्या बोल रहे हो कि नहीं। लेकिन यूपीएससी में बच्चे पॉइंट लिख रहे हैं तो इसलिए पॉइंट वाले को थोड़ा सा जो कभी कभी आ जाता है मार्क्स, तो बड़ा खुश हो जाते हैं और कह देते हैं अपने जूनियर को पॉइंट लिखिए, या जो कुछ कोचिंग संस्थान वाले हैं वो भी कह देते हैं पॉइंट लिखिए। इसकी वजह ये है कि जो पॉइंट लिखता है वो तो कुछ कंक्रीट दिख जाता है परीक्षक को। परीक्षक भी बड़ा बेहाल होता है, उसको जल्दी कॉपी में अच्छी बात मिलती नहीं है, तो पॉइंट में उसको दिख जाता है। वो अपना कुछ मार्क्स देके, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया मार्क्स हो देता है, कुछ मार्क्स देके वो निकल जाता है। और बाकी जो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं वो इतना उलझा देते हैं चीजों को कि परीक्षक एक बार पढ़ता होगा, दो बार पढ़ता होगा, इतना इरिटेट कर जाता होगा, उसको कुछ दिखता नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ता होगा। हर आदमी देखो, तुम चाहे कि तुम एक क्वेश्चन को लिखने में 1 घंटा लगाओ, लेकिन परीक्षक उसको पढ़ने में 5 मिनट ही लगाएगा। उससे ज्यादा उसको दिक्कत होगी तो तुम्हारा मार्क्स काटेगा। समझ लो कि नहीं? उसको अगर समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो वो समझेगा कि तुम्हारे में क्लैरिटी की कमी है। तो अगर तुम्हारी क्लैरिटी होगी, तुम पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हो, तुम डायग्राम भी बना सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि 19 क्वेश्चन है, सब में तो नहीं कर पाओगे ना। कुछ क्वेश्चंस में तुम थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दो। मतलब जैसा जो क्वेश्चन है उसको उसके मुताबिक डील करते हैं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलते हैं। तुम जब सफल हो जाओगे तो तुम ही से पूछेंगे बॉस कैसे किया, और तब तुम बैठ के कुछ डिक्टेट कर रहे हो और तुम्हारे पीछे फॉलोअर्स की एक जमात खड़ी हो जाए। तुम कहोगे कि मैं सिर नीचे करके और पैर उल्टा करके पढ़ता था, तो देखोगे आगे से फ्लैट में कुछ बच्चे सिर नीचे और पैर उल्टा करके पढ़ रहे हैं, लेकिन उल्टा उनको गर्दन में मोच पड़ जाएगी और फायदा कुछ नहीं होगा। तो यही होता है कि इसमें होता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर।
लेकिन एक क्लासिकल मेथड ये है कि भाई हमसे वो क्वेश्चन पूछा है, हमको ईमानदारी से और तर्कयुक्त उसको जवाब देना है। अगर हम दे दिए तो हम चाहे पॉइंट बना के लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, हमारी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। पॉइंट्स बना के हम लिखते हैं तो हम उस पॉइंट्स का एनालिसिस के कॉस्ट पर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इन्फॉर्मेशन देंगे। अब जैसे कई बच्चे हमको आंसर पेश करते हैं तो उस सेंटेंस भी पूरा नहीं करते हैं, जैसे हम उनको पॉइंट लिखवा देते हैं समय बचाने के लिए, तो वो परीक्षक के सामने भी अपना समय बचाने लगते हैं। ऐसा नहीं, वहां पर आधा सेंटेंस नहीं दोगे, वहां पर आप जब भी दोगे भले ही पॉइंट बना लो, इनकम्प्लीट सेंटेंस दोगे। तो मैंने कहा कि पहला आप एक लाइन शुरू करोगे इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन का लाइन कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। इंट्रोडक्शन का लाइन का मतलब ये नहीं कहीं से एक लाइन उठा लिया और हाँ, जैसे अब अमेरिकी क्रांति पढ़े तो अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास की एक महान घटना थी, ठीक है, नेचुरल है। तुम अगर दो कि अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास में एक विभाजक रेखा बनकर आई, समझ रहे हो? तो दूसरा लाइन नेचुरली हो जाएगा कि यह पहली ऐसी क्रांति थी जिसने, हाँ, यह पहली ऐसी क्रांति थी जिसने अमेरिका को एक उपनिवेश से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो हो जाएगा कि तूने पहले कहा कि विश्व इतिहास में विभाजक रेखा यही ना कि अब तक उपनिवेशवाद था, दुनिया का पहला उपनिवेश आजाद हुआ। तो तुम अगर यह भी लिख देते हो कि यह इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व का पहला उपनिवेश आजाद हुआ या स्वतंत्र हुआ, और उसने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की एक रूपरेखा है उपनिवेश। क्योंकि अब कहोगे कि भाई मध्य वर्ग क्यों नहीं, तो वो हमारा एजेंडा इसमें नहीं है, ये हो रहा है व्यस्त होते हुए उपनिवेशी समाज। तो हमारा क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है वो उपनिवेशवाद के इर्द गिर्द ही घूमे तो अच्छा हो। क्योंकि अमेरिकी क्रांति में दो मुद्दे हैं, एक मुद्दे है उपनिवेशवाद विरोध का, दूसरा मुद्दा है मध्य वर्ग की बढ़ती हुई ताकत। समझ रहे हो कि नहीं? तो जहां हमारा क्वेश्चन मध्य वर्ग की बढ़ती हुई ताकत के बारे में होगा तो उस समय हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो मध्य वर्ग की बढ़ती हुई ताकत के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। लेकिन जहां हमारे क्वेश्चन का मुख्य केंद्र उपनिवेशवाद है तो उपनिवेशवाद के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तो जैसे कलम उठाओ कि अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास में एक विभाजक रेखा बनकर आती है, एक विभाजक रेखा बनकर आती है। इस क्रांति के पश्चात विश्व का पहला उपनिवेश स्वतंत्र हुआ। विश्व का पहला उपनिवेश स्वतंत्र हुआ तथा इसने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की एक मिसाल कायम कर दी। तो पैराग्राफ चेंज कर दिया क्या? हेलो, पैराग्राफ चेंज कर दी। इतना स्लो राइटिंग रखोगे तो वहां छूट जाएगा क्वेश्चन। राइटिंग को थोड़ा फास्ट करो। एक बात और भी जानो, वहां पर क्वेश्चन छूट, जीएस में तो यकीनन बहुत छूट जाएगा। ऑप्शनल में भी कुछ छूट है, लेकिन ऑप्शनल में फिर भी तुमको 3300 शब्द लिखना है, 3300 शब्द। जीएस में 4000 शब्द लिखना है। तो जीएस में छूटने की संभावना ज्यादा है, परंतु ऑप्शनल में भी छूटेगा। सभी लोग अपनी अपनी राइटिंग को थोड़ा फास्ट करो, लेकिन फास्ट करने के दरमियान इस बात का ध्यान रखें कि लैंग्वेज इनएलिजिबल नहीं हो, मतलब अस्पष्टता लैंग्वेज में नहीं, मतलब लैंग्वेज पर ही जा सके, ऐसा रहे, है ना। तो मतलब यह है कि अब एक लाइन में शुरू किया, 2 लाइन दिया, एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। और इतनी आजादी भी होना चाहिए लेखक के पास, क्योंकि परीक्षा में देखो क्या मूड रहता है, या तुम क्वेश्चन लिखते हो क्या मूड रहता है, उसमें कोई कहे कि एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखी, लेकिन एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखने से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी हमें।
और कि बात बढ़ाने के लिए पहले अगर लिख देते कि अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास में विभाजक रेखा बनकर आई, अगर ऐसा न लिखते और फिर सीधा लिख देते कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दुनिया का पहला उपनिवेश स्वतंत्र हुआ, तो थोड़ा कुछ अनकहा सा लगता। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक लाइन, तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझो? तो पहला लाइन अगर हम चाहते तो छोड़ देते उसको, लेकिन जो दूसरा लाइन है वो दूसरा लाइन का फिर मतलब उतना बढ़िया इफेक्ट नहीं पड़ पाता। समझ रहे हो कि नहीं? तो राइटिंग जो होती है एक आर्किटेक्चर की तरह होती है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमारा एक लाइन में निपट जाए, किसी क्वेश्चन में हमें 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देना पड़े। दूसरी बात है कि हमारा बाद का पार्ट भी तो दिमाग में है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आगे हमारा बहुत सारा तथ्य जाना है, तो हमको समय और वर्डिंग को बचा कर रखना है। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ज्यादा शब्द आगे नहीं लेगा, तो थोड़ा हम पीछे का सेंटेंस ज्यादा ले सकते हैं। दिस इज द क्वाइट पर्सनल थिंग। इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, तुम लोग को पूरी आजादी है उसको डिसाइड करने की। हो गया? इतना तुमने लिख दिया। अब इसी में लिखो कि अगर हम गहराई से परीक्षण करते हैं, अगर हम गहराई से परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि औपनिवेशिक संरचना एक आंतरिक विरोधाभास से ग्रस्त होता है, एक आंतरिक विरोधाभास से ग्रस्त होता है और इसके विघटन का बीज इसकी नाभि में ही। अब नाभि शब्द अगर नहीं समझ में आए तो कोई दूसरा शब्द इसमें डाल दे सकते हो। इसके विघटन का बीज क्या? तुम्हारे पास तो कुछ एक्स्ट्रा शब्द रहते हैं, कुछ हेल्प करोगे? नाभि को क्या लिखोगे? हाँ, इसके केंद्र में भी चलेगा, तो ब्रैकेट में केंद्र दे दो ताकि तुम लोगों को नाभि नहीं दिखेगी तो केंद्र ही देख लो, है ना? केंद्र में ही विद्यमान होता है। हाँ। अब इस लाइन को तुम कलम से अंडरलाइन कर दो। ये लाइन अगर परीक्षक देखेगा तो जरूर मुस्कुरा पड़ेगा कि ये आईएएस लायक बच्चा है, पकड़ लिया मेन चीज, क्वेश्चन के केंद्र को ही तुमने पकड़ लिया। अब क्या है, अब अगर तुम केवल उदाहरण दे के निकल गए ना तो उसको मार्क्स देना ही देना है, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, क्योंकि तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग व्यक्त हो गई इसमें। समझ रहे हो? वहां रेड पेन से नहीं लगा देना। हाँ, वहां जिस पेन से लिख रहे हो ना, और उसमें दोनों लाइन में लगाने की जरूरत भी नहीं, कुछ कुछ शब्द में लगाओ, नहीं तो पता चला कि वो हनुमान जी की संजीवनी खोजने के समय हर जगह रोशनी ही संजीवनी में दिखेगी। पता चला कि पूरा 200 शब्द का 100 शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? कुछ कुछ खास शब्द में तुम लगाओ। अब यहाँ पर इतना मैंने कर दिया, बाकी तो उत्तर में लिखा हुआ। अब तुमको क्या क्या मुद्दा उठाना है वही मतलब पॉइंट फर्स्ट लिखो। पॉइंट फर्स्ट लिखोगे कि औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत ढांचे के अंतर्गत उपनिवेश का कोई स्वतंत्र हित नहीं होता। उपनिवेश का कोई स्वतंत्र हित नहीं होता, बल्कि उसका हित मातृदेश के हित के अधीन होता है। बल्कि उसका हित मातृदेश के हित के अधीन होता है। अधीन होता है। अतः मातृदेश के द्वारा किए गए शोषण के कारण उपनिवेश के लोगों में
लोगों में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है, होना स्वाभाविक होता है। तो हाँ, असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक में अंडरलाइन कर लो तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हाँ पॉइंट नंबर 2। हाँ हाँ हाँ। फिर मातृदेश की व्यवस्था यह होती, फिर मातृदेश की व्यवस्था यह होती, व्यवस्था यह होती, यह होती कि मातृदेश की व्यवस्था यह होती, हाँ, 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 यह होती, हाँ, 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 यह होती कि हाँ, हाँ, कि उपनिवेश, हाँ हाँ, उपनिवेश का सक्षम दोहन हो सके, हाँ, इसके लिए वहां कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थापित किया जाना, महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थापित किया जाना। परंतु विडंबना यह है, परंतु विडंबना यह है कि उन संस्थाओं के साथ संपर्क में, उन संस्थाओं के साथ संपर्क में, उन संस्थाओं के साथ संपर्क से उपनिवेश में जागृति आ जाती, उपनिवेश में राजनीतिक जागृति आने लगती, राजनीतिक जागृति आने लगती, उपनिवेश में राजनीतिक जागृति आने लगती है। थोड़ा कलम से हाईलाइट करो तो। अब पॉइंट नंबर 2 जहां लिखे हो, पॉइंट नंबर 3 लिखे, उसके बगल में तुम्हारा खाली छूटा हुआ है, वहां पर लिखो कि हाँ, यहाँ अमेरिकी, यहाँ अमेरिका से कुछ उदाहरण देना है, यहाँ अमेरिका से, हाँ, चाहे यहाँ अमेरिकी उपनिवेश का दृष्टांत देना है। वो कहाँ के लिख रहे हो? हेलो, तुम लोग को मैंने क्या कहा, पॉइंट 1 और 2 में सबसे ब्लाइंड फॉलो करोगे तो कैसे लिखना चाहिए? मैंने कहा पॉइंट 1 और 2 में मैंने थ्योरी लिखाया तुम्हें, और जब तक तुम उसमें एग्जाम्पल अमेरिकी महाद्वीप से निकाल कर नहीं दोगे तब तक वजन नहीं आएगा बहुत। हालांकि मार्क्स तुमको इतने पर दे देगा, वो तो झूम उठेगा अगर इतना देख लेगा तो, लेकिन वह उदाहरण दोगे तब विश्वसनीयता आएगी तुम्हें। अगर उदाहरण नहीं दोगे तो विश्वसनीयता नहीं आएगी तुमको। पहला वाला पॉइंट मैंने कहा चौथाई छोड़ा है वहां लिखने के लिए, मैंने कहा ना ऊपर, आपने पॉइंट नंबर 3 मैंने कहा है आपको बनाने के लिए, नहीं बनाना, तो पॉइंट नंबर 1 के चौथाई छोड़ा है वहां पर लिखिए ना, लिखिए। हाँ 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 हाँ, अमेरिकी उपनिवेश से एक दृष्टांत, अमेरिकी उपनिवेश से एक दृष्टांत, एक दृष्टांत। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखिए हाँ, अमेरिकी उपनिवेश से एक दृष्टांत। फिर लिखो, अरे ऊपर में पॉइंट नंबर 1 में भी अमेरिका के एक दृष्टांत देना है, पॉइंट नंबर 2 में भी अमेरिका से एक दृष्टांत देना है। ये बताना अलग से इसलिए जरूरी है कि तुम लोग कहीं भी तुमको मार्क्स आएगा तो दृष्टांत नहीं दोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं देगा वो। तुम थ्योरी नहीं लिख रहे हो ना, तुम अमेरिका के कंटेक्स्ट में लिख रहे हो। अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए। हाँ हाँ हाँ, एक दिलचस्प तथ्य है, एक दिलचस्प तथ्य है, एक दिलचस्प तथ्य है, दिलचस्प तथ्य है कि अमेरिकी उपनिवेश, सॉरी हाँ, ब्रिटिश अमेरिकी कर दो, ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों में, ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों में
यह जागृति, यह जागृति, यह जागृति, हाँ, थोड़ा, हाँ, यह जागृति थोड़ी पहले, हाँ, जागृति थोड़ी पहले आ गई थी, थोड़ी पहले आ गई थी, और इसका कारण रहा, इसका कारण रहा, हाँ, हाँ, इसका कारण रहा, हाँ, 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 अमेरिकी लोगों का एक आम अंग्रेज, अमेरिकी लोगों का एक आम अंग्रेज की स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित होना, स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित होना, प्रेरित होना, प्रेरित होना, हाँ, क्योंकि पूर्ण विराम मत देना, क्योंकि वे अंग्रेजी मूल के ही थे, चाहे क्योंकि वे ब्रिटिश मूल के ही थे लिख दो, क्योंकि वे ब्रिटिश मूल के ही थे। अब तुम लोगों को करना यह है कि जैसे क्वेश्चन बैंक है, या जो मेरी कॉपी में है, या तुमने कहीं पढ़ी है, तो एक दो जो तुम लोग सभी जो लोग राइटिंग कर रहे हो बढ़िया ईमानदारी से, वो मेरे एक सूत्र को फॉलो करो। अच्छा अच्छा लाइन रट लो, प्रतिनिधित्व के बिना करने। तुमको उसी 200 शब्द में इतना बढ़िया बढ़िया लाइन सब डालना है कि परीक्षक को खुश हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने ओरिजिनल लाइन सब कुछ डालो, जो समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके लिए थोड़ा सा जैसे समझा हुआ तो है ही, वर्ल्ड हिस्ट्री में शीशे की तरह तुम्हारा कॉन्सेप्ट साफ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? अब तुम जैसे फ्रांस की क्रांति में आओगे तो वहां पे मैं फिर साफ कर दूंगा, उसके आगे आओगे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो ये तो मेरे ऊपर तुम छोड़ दो, वो तो मैं। लेकिन अब कुछ चीजें तुम लोगों को याद रख करना पड़ेगा। अभी तो तुम लोग यंग हो, ज्यादा याद, अब तो हम लोगों को हम महसूस करते हैं थोड़ा कम। जैसे तुम लोग के स्टूडेंट लाइफ में, जो तुम लोग के लाइफ में हम थे, तो उसमें जो चाहते थे 15 मिनट में हमको लिखने में जितना टाइम लगता उससे जल्दी हमको याद हो जाता था। मतलब याद समझा हुआ है, और पैशन के साथ पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। और मैंने देखा है कि जो जो क्वालिफाई किया है ना, उसको कुछ लाइन वाइन लिखता है बढ़िया ढंग से, समझ रहे हो ना? और उसमें कुछ अपना विवेक का ही प्रयोग करता है। जैसे मैं अभी जो पटना गया था, जस्ट आई हैव टू शेयर विथ यू, और मैंने बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट मिले, संयोग से सब एक ही जगह थे। कुछ तो उसमें सेंट्रल एक्साइज में थे, अभी रेड डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे कमिश्नर का पद, ये पद वो पद। कुछ आईएएस हैं, तो प्रॉपर आईएएस थे, संयोग से पटना आए हुए थे। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थे, तो 2-3 वैसे बच्चे थे। कोई 2005 के बैच का था, कोई 2008 के बैच का था, मतलब सब। लेकिन अब कुछ तो सीनियर भी हो गए थे, तो ये बैठ के बात चल रही थी। तो एक उसमें आईएएस थे जो मेरे स्टूडेंट नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि सर, भले ही मैं आपको डायरेक्ट स्टूडेंट रहा नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके ही मेटेरियल से हिस्ट्री पढ़ी थी। तो फिर बात चलने लगी, तो हमने थोड़ा मजाक भी किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सर, लेकिन हिस्ट्री मुझे थोड़ा टफ लगा। तो हमने कहा कि इसलिए कि आप हमारे डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थे, नहीं तो आपको टफ नहीं लगता, जैसे कि नहीं। तो मतलब खैर बात ये हो गई, क्योंकि जो तथ्य के तौर पर लेगा उसको तो टफ लगेगा ही ना, वो तो रटना शुरू करेगा और गलत प्रक्रिया शुरू करोगे। तो हमने कहा कि फिर हिस्ट्री से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो कुछ तो खासियत रही होगी। तो उसने औरंगजेब की धार्मिक नीति पर कुछ डिस्कस कर, सर बोले कि सर हम ऐसे लिखते थे जैसे औरंगजेब की धार्मिक नीति, कि औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर शासक था या नहीं था, उसका मूल्यांकन, या औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक नीति को उलट दिया। तो उसमें हमने मूल्यांकन करने क्रम में सर हमने बताया कि देखिए, एक राजा और एक धर्माधिकारी में अंतर होता है। एक राजा कभी भी धार्मिक रूप से अधिक कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो प्रशासनिक रीति के संचालन के लिए उसको कई मुद्दों पर समझौता करना ही पड़ेगा, जो औरंगजेब को भी करना पड़ रहा था। और उसने कहा, मैंने लिखा कि जो हमने सर उसमें लिखा कि औरंगजेब ने अगर अगर धर्म के मामले में हिंदुओं को प्रताड़ित किया, तो मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा, शियाओं को प्रताड़ित किया। उसने मुस्लिमों में अमुक त्योहार पर पाबंदी लगा दी। तो इसी तरह का वो 2-3-4 दृष्टांत दिया। वो 2-4 दृष्टांत न तो सतीश चंद्रा ने लिखा हुआ है, न इरफान हबीब ने लिखा हुआ, वो अपना जो ओवरऑल जो जानता था उसी से उदाहरण दिया। तो हमने उसको कहा
कि यही क्वालिटी थी कि तुम क्वालिफाई कर गए। तुम्हारा खुद का दिमाग चलता है, खुद का दिमाग चलता है तो दूर दराज से हम उदाहरण भी ले आते हैं। हम भी समाज में हैं, हमारी समझदारी है, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण तो मिल ही जाते हैं। तो अब तुम्हारा उत्तर पूरा हो गया। अब तुम लिखोगे, अगर मैं लिखता तो मैं क्या करता है इसमें कि जहां पॉइंट नंबर 2 तुमने दिया है कि भाई कुछ संस्थाओं की स्थापना करता है, इस कारण उसकी राष्ट्रवाद की चेतना, और ऊपर तुमने लिखा है कि उपनिवेश प्रताड़ित करता है और तो उपनिवेश में असंतोष होता है, कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना करता है जिस कारण जागृति हो ही जाती है। तो उपनिवेश और मातृ देश के हित के बीच मौलिक विरोधाभास जहां लिखता, वहां पर एक लाइन में लिख देता कि गांधी ने उपनिवेशवाद की इसी आंतरिक कमजोरियों को समझा था और हिंद स्वराज्य में ब्रिटिश को चुनौती दी थी। तो गांधी हिंद स्वराज्य में ब्रिटिश को क्या कहते हैं, आप रहिए, आपसे हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपके न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम आपके शिक्षण संस्थान में नहीं जाएंगे, हम आपकी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रहते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को राम सलाम, आप रहिए, आपसे में कोई घृणा नहीं। तो इसलिए किसी क्रिटिक ने कहा कि बाकी नेताओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति पर चोट की और गांधी ने उपनिवेशवाद की जड़ पर ही चोट कर दी। अगर ब्रिटिश के कपड़े नहीं खरीदेंगे, न्यायालय में नहीं जाएंगे, पंचायत में नहीं जाएंगे, तो ब्रिटिश आपके पास रहेंगे कैसे और क्यों रहेंगे? आर यू क्लियर? ओके, तो वहां पर एक लाइन ये हिंद स्वराज का दृष्टांत दे दे, तो बाकी बच्चों से हमारा आंसर समझ रहे हो? परीक्षा के लिए आई कैचिंग में आ रहे, वाह क्या इंडिया से और एकदम वर्ल्ड और उपनिवेशवादी क्या समझ है, इसको आईएएस नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे फिर? तो जो राइटिंग होती है वो बड़ा ही क्रिएटिव प्रक्रिया होती है, इसीलिए तुम्हारे हम मेंटल ओराइजन को पहले एक्सपैंड करने पर भरोसा करते हैं कि तुम अगर लिखना सीख गए और सोचना सीख गए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, इसी में तुम मेंटली अलर्ट हो कि नहीं? अब इसी में तुम कहोगे कि अगर वो नीचे वाली अंदर वाली शब्दावली बदल देंगे, एक अगर शब्दावली बदल देंगे तो पूरा का पूरा फिर ढांचा में पूरा का पूरा थोड़ा सा ढांचा में बदलाव लाना पड़ सकता है। लेकिन कोई बच्चा कहे कि शब्दावली कैसे बदलेंगे, तो वो डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन सेटर है वो आर्बिट्रेरली शब्दावली नहीं डालता है, वो पहले रेंज देख लेता है कि क्वेश्चन उधर जा सकता है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर कई बार अगर धोखे से उसने अगर ऐसा कर भी दिया तो हम उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। तुम लोग मेंटली अलर्ट हो कि नहीं? जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार 2001 में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंता व्यक्त करते, परंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पड़ने वाले बार बार अकाल उनकी इस पितृवत चिंता की पोल खोलते जान पड़ते हैं। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंता व्यक्त करते कि भाई हम आपके हमदर्द हैं, और बार बार जो अकाल पड़ रहे हैं वो अकाल में जो कोताही कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अकाल को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो भी उपाय उन्होंने बताए वो नाकाफी हैं। तो वो बताता है कि भाई ये केवल उसी तरह से ये केवल शब्दों का जाल बिछा रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है। अब कह रहा है इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो नॉर्मली जो आलोचनात्मक परीक्षण में होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों को तौलते हुए निर्णय लेना होता है। तो उसमें समस्या यह होगी कि अगर तुमने अब विपक्ष को तौलते हुए, तो उसमें क्या हम ये थोड़ा कहेंगे नहीं नहीं थोड़ा बहुत पितृवत चिंता भी व्यक्त करते थे, कई बार रियल दर्द दिखाया, इसका तो स्कोप है ही नहीं इसमें। क्या मेरी बात तुरंत तक पहुंच रही है कि नहीं? दूसरा पक्ष में होता है नहीं नहीं कुछ कभी कभी उन्होंने पितृवत चिंता जेन्युइनली भी दिखाई, लेकिन अधिकतर उन्होंने औपनिवेशिक हित को देखा। तो जेन्युइनली पितृवत चिंता का तो हम उदाहरण दे नहीं सकते, और देंगे तो हमारा अपना ही पूरा आर्गुमेंट धराशायी हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? मेरी बात तुरंत तक पहुंच रही? तो वैसी स्थिति में हम आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब मान लेंगे कि ब्रिटिश को गालियां वालियां देके ही खत्म कर देते हैं मामला। समझ रहे हो कि नहीं?
तो ये अपना विवेक का परीक्षा भवन में जाके खुद इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई हमने तो क्वेश्चन देखा, हालांकि मैं तो टीचर के तौर पर था तो मैं तो समझ गया, लेकिन जो स्टूडेंट के तौर पर होगा उसको थोड़ी सी, स्टूडेंट से वहां पर जाके परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, ये सब शब्द को ताक पर रख देते हैं और जो मन में होता है वो लिखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब स्टूडेंट का अपना एक अलग दुनिया होती है। ये एग्जामिनेशन हॉल है ना, उसमें जाके ऊपर टिप्पणी कीजिए और समीक्षा कीजिए, सब बदल जाता है। और वहां पर होता है कि उसका कंटेंट, हालांकि जो उसको फॉलो करेगा उसको अच्छे मार्क्स आएंगे, अब जो नहीं फॉलो करता तो जनरल मार्किंग हो जाती है ना, बिना समझे क्वेश्चन का तक आ जाए। अब देखो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर वह दे देता कि क्या आप सहमत हैं या इस कथन से कहां तक सहमत, वो नहीं दे सकता था, क्योंकि तब हमको ये लिखना पड़ता कि नहीं हम सहमत नहीं है, दोनों के बीच मन मतलब थोड़ा सा सामंजस्य भी है। तो इस क्वेश्चन में उसको जाने का स्कोप ही नहीं, दूसरे क्वेश्चन में जाने का स्कोप है। अब ऐसा क्वेश्चन में वैसा चला जाए, मानो झारखंड वगैरह में कहीं डाल भी दे तो उसको गंभीरता से नहीं लो और हाँ कह के निकल जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? यूपी में डाला, नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्रश्न बचे क्या ऐसा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि दूसरा भाव आ जाता है उसमें। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कल ही मैंने निबंध जीएस वर्ल्ड के साइट इस पर डलवाया है कि क्या वर्तमान चुनावी प्रक्रिया एक प्रजातांत्रिक सरकार को सुनिश्चित करती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब सुनिश्चित करती है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ऐसे में हिंट तो मिल गया कि भैया आप अगस्त में जाइए। अब वर्तमान चुनावी प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित करेगी? यहाँ तो चुनाव में कितना घपला है, रोज पेपर में तुम लोग देख रहे हो, और कौन जेन्युइनली वोट देने वाले हैं कौन नहीं। पहले तो आधा ही था, अब तो सोशल मीडिया वगैरह आ गई तो और भी। और अब सोशल मीडिया आने से बच्चा लोग इतना मिसलीड हो रहा है कि जो शिक्षक कहीं नहीं है, जो कोचिंग की फील्ड में पीट के चला गया, सोशल मीडिया पर अपने जमाया है, वही स्टार बना हुआ है। इतना मिसलीडिंग है कि हायरार्की देखोगे आप, जब सोशल मीडिया पर जाओगे देखोगे ऐसे ऐसे शिक्षक को वहां पर टॉप रैंकिंग दिया हुआ है, तो बच्चा जो बाहर से आएगा वो तो मिसलीड होगा। और ये सब मीडिया का करामात है। यही बात तो इलेक्शन में भी लागू होती है ना, हर जगह लागू होती है। तो कहते हैं लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, तीन ये मिसलीड करने का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए हम लोग पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में, पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी की खासियत है कि अनट्रूथ को भी ट्रूथ बना के लोग चला देते हैं और पता नहीं चलता है ट्रूथ और अनट्रूथ के बीच। तो मतलब यह है कि वो जो सेकंड वाला पार्ट आएगा, वो टेल वाले क्वेश्चन को तुम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा बच्चे, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए फिर तुमने अपना कार्यसारणी दिखा दी। सीमा क्यों नहीं, सीमा हमसे पूछा है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, रुको रुको। तुमको पहले तुम ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ चलो, तो तुमको एक माइनर ऑपरेशन करना है। तुम एक बात बताओ, तुमने मेंटल ये क्वेश्चन, इसका भी हो सकता है तुम में से कुछ लोग, ये तो कम से कम इसको हिम्मत है कि इस सिंड्रोम से सफर करता है तो बोल जाता है कि थोड़ा तुम ऑपरेशन करके ठीक करते रहते हैं। हो सकता था कि तुम में से कुछ लोग और भी इस सिंड्रोम से सफर कर रहे हो, पब्लिकली नहीं बोल पा रहे हो। देखो इसने क्या दृष्टांत दिया, उस पर भी मैं आऊंगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर फिलाडेल्फिया, बोस्टन, मैसाचुसेट्स आदि स्थानों पर आनंद ध्वनि करने, तोप और बंदूक दागने और गिरजाघर में घंटे बजाने के लिए लोग एकत्रित हुए, परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो खुश नहीं थे। यही तुम कहना चाहते हो ना? 1987 में यूपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन। अब देखो हमारे तुनीर में हर तरह के तीर है, लेकिन शिकार हमारे सामने पड़ा हुआ है, उसी के आधार पर हो सकता है कभी गलत तीर निकल जाए तो देखो और शिकार को देखो, फिर उस तीर को अंदर डाल दो। ज्ञान बघाड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो फिर वहां पर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम अपने ज्ञान को क्वेश्चन में फिट करो। अब मान लो कोई दर्जी कहेगा किसी को कि भाई आपका साइज हम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा पतले हुई स्लिम हुई तब आके कपड़े सिलाने आइएगा, तो अभी तो बड़ा मुश्किल है ना। अब दर्जी का प्रवाह है कि भाई हमारा शरीर ही अगर बेढब है तो उसी के मुताबिक कपड़े का साइज दो यार, 3 मीटर के बदले 3.5 मीटर लो जगह, है कि नहीं? लेकिन हम अब कैसे करेंगे अपने शरीर को, अब करने चले तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और खासकर लंबाई और छोटाई में तो कुछ हो भी नहीं सकता, मोटाई में हो सकता है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि ऑल फॉर फिट साइज मत करो,
इवन इन आंसर यू कैनॉट टेक द ऑल फॉर फिट साइज, जो क्वेश्चन का हमारा डिमांड है वो क्वेश्चन फिर अलग टाइप का होगा। इसमें तो पूछ रहा है टिप्पणी करने स्वाभाविक घटना थी, तो इसमें तो हमको निगेटिव में जाना ही नहीं, ना क्वेश्चन का डिमांड है, ना हमारे पास स्पेस है, हमारा आंसर सेटल हो चुका है। अब इसमें कोई छेड़छाड़ करने का मतलब है सब सीमा का उल्लंघन, अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करना। हमारा बहुत बढ़िया आंसर लिखा जा चुका है, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब दूसरा क्वेश्चन रखो तो इसी से मिलता जुलता है, ये सब आंसर लिखा हुआ है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अमेरिकी लोग क्रुद्ध थे, अमेरिकी लोग क्रुद्ध थे और ब्रिटिश दुख पाने के लिए आतुर थे। और ब्रिटिश दुख पाने के लिए आतुर थे, ये बीपीएससी में एक बार पूछा था। अमेरिकी लोग क्रुद्ध थे और ब्रिटिश दुख पाने के लिए आतुर थे। इस कथन पर इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब देखो बच्चों, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी के पैटर्न पर ये होगा, अमेरिकी लोग क्रुद्ध क्यों होंगे। अब इसमें तुमको कीवर्ड हो जाएगा अमेरिकी लोग क्रुद्ध, ब्रिटिश दुख पाने के लिए आतुर, समझ रहे हो कि नहीं, और लास्ट में आ जाएगा परीक्षण कीजिए। तो अमेरिकी लोग क्रुद्ध थे, वो इसलिए थे, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखो, मैं तुमको रास्ता बता देता हूं, शुरू तो कर लोगे ना खुद। तो मैटर में दिया हुआ है आंसर, पॉइंट फर्स्ट करो। हाँ, 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 औपनिवेशिक ढांचे में, औपनिवेशिक ढांचे में, हाँ, हाँ, औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत, औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत, हाँ, 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 अंतर्गत, हाँ, हम्म, 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 हाँ, 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 हम्म, हाँ, हाँ, उपनिवेश का हित, उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन किया जाना, मातृ देश के हित के अधीन किया जाना, और उपनिवेश की, अच्छा, और मातृ देश की आर्थिक जरूरत के अनुकूल उपनिवेश का शोषण, मातृ देश की आर्थिक जरूरत के अनुकूल उपनिवेश का शोषण, उपनिवेश का शोषण। हमने ब्रेक देकर लिखिए उदाहरण, डैश देकर लिखिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण, नियंत्रण तथा अमेरिकी पूंजीवाद का ब्रिटिश, अमेरिकी पूंजीवाद का ब्रिटिश उपनिवेशवाद से टकराहट, अमेरिकी पूंजीवाद का ब्रिटिश उपनिवेशवाद से टकराहट, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से, हाँ, मतलब ब्रिटिश वाणिज्यवाद कर दो पूरा, ब्रिटिश वाणिज्यवाद तो समझ रहे हो ना। हाँ, तो पूंजीवाद वाणिज्यवाद से टकराएगा क्या, अमेरिकी पूंजीवाद है वो अमेरिकी आकांक्षा में सोचिएगा क्या, पूंजीवाद तो स्वहित से परिचालित होता है, और ब्रिटिश के लिए वाणिज्यवाद है, तो ब्रिटिश वाणिज्यवाद क्या कहेगा कि भाई तुम्हारी अर्थव्यवस्था हमारे अधीन है। अमेरिकी पूंजीवाद कहेगा कि भाई अगर तुम हमारी अर्थव्यवस्था पर से अपना दबाव कम नहीं करोगे तो हमारी प्रगति तो होगी नहीं, तो घोड़ा और घास में अधिक समय तक दोस्ती नहीं रह पाएगा क्या। तो अमेरिकी लोग क्यों क्रुद्ध होंगे समझ आ गया। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश लोग दुख पाने का आतुर, ब्रिटिश लोग दुख पाने के लिए आतुर, दुख पाने के लिए आतुर,
डैश देकर लिखिए। हाँ, 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 हाथी उद्धव, हाँ, 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 लिखिए कि हाँ, औपनिवेशिक ढांचे, औपनिवेशिक ढांचे को ढीला करना संभव नहीं, औपनिवेशिक ढांचे को ढीला करना संभव नहीं। अन्यथा मातृ देश का लाभ उपनिवेश से समाप्त हो जाएगा, मातृ देश का लाभ उपनिवेश से समाप्त हो जाएगा और फिर उपनिवेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, और फिर उपनिवेशवाद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, और फिर उपनिवेशवाद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। औचित्य नहीं रह जाएगा। अब बोलो, अब समझ में आ गया तुम लोग को? कितने लोग समझ गए? बाकी लोग नहीं समझ रहे हो या लिखने का समझे इस बात को? समझ गए? क्या समझे? देखो, ब्रिटिश लोग अमेरिका में क्यों थे? लाभ के लिए। लाभ अगर लेते तो अमेरिकी लोगों को कष्ट हो रहा था, और लाभ नहीं लेते तो अपने खर्चे से रहना पड़ता। अगर वो लाभ लेते तो अमेरिकी लोगों को कष्ट होता, और लाभ नहीं लेते तो अपने खर्चे से रहना पड़ता। क्या करते हो? सोचो। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। लिखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा पर, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा पर फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स नाम है उसके प्रांत, उसके स्टेट का, मैसाचुसेट्स आदि स्थानों पर, आदि स्थानों पर आनंद ध्वनि करने, आदि स्थानों पर आनंद ध्वनि करने, कौमा, तोप और बंदूक दागने, तोप और बंदूक दागने, तोप और बंदूक दागने तथा गिरजाघर में, गिरजाघर में घंटे बजाने के लिए, गिरजाघर में घंटे बजाने के लिए लोग एकत्रित हुए, लोग एकत्रित हुए, परंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुश नहीं थे। परंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुश नहीं थे, डॉट 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 करके पूर्ण विराम दे दो। देखिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। क्रांति, क्रांति, अब मान लो इसको शुरू करना है, एक लाइन से इसको शुरू कर सकते हो। इसमें मामला अमेरिका बनाम ब्रिटेन का नहीं है, या मामला है अमेरिका बनाम अमेरिका का। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अमेरिका के वर्गीय हित का।
तो देखो अभी इतनी जल्दी तुमको विशेषज्ञता नहीं आएगी, लेकिन ट्राई तो किया जा सकता है, और ट्राई एक लंबे समय तक करने पर तो विशेषज्ञता आ ही सकती है। और अगर बहुत विशेषज्ञता नहीं आए तो बाकी लोगों से तो अलग थोड़ी सी समझदारी हो ही सकती है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन भी मैं ये चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन जो हम देते हैं तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बदलेगा, टॉपिक टू टॉपिक नहीं बदलेगा, क्योंकि हम आगे जो कहने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक हमारा इंट्रोडक्टरी लाइन बदल जाए तो सो इज द बेटर। तो अब यहाँ पर अगर मान लो हमको अब वर्गीय हित पर जाना है तो एक लाइन ऐसा खींच सकते हैं कि लिखना, हाँ हाँ हाँ, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, हाँ, अमेरिकी क्रांति, हाँ 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 हाँ, हाँ 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 हाँ, महज महज हाँ, हाँ, महज ब्रिटेन और संयुक्त, हाँ, ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच ब्रिटेन और उपनिवेशों के बीच बाह्य संघर्ष का परिणाम नहीं, बाह्य संघर्ष का परिणाम नहीं, हाँ हाँ हाँ, बल्कि, हाँ, बल्कि, हाँ, उपनिवेश के अंदर, उपनिवेश के अंदर विभिन्न वर्गों के हितों के बीच, विभिन्न वर्गों के हितों के बीच बीच आंतरिक संघर्ष का भी परिणाम था, के बीच आंतरिक संघर्ष का भी परिणाम था। आंतरिक संघर्ष का भी परिणाम था। अब बताओ कितना सटीक हो गया, इंट्रोडक्शन देखा तुमने? यहां हमारा बल बाह्य संघर्ष से आंतरिक संघर्ष पर आ गया है ना। तो अब अगला लाइन हो सकता है, हाँ, अमेरिकी क्रांति के मध्य, अमेरिकी क्रांति के मध्य, हाँ 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 हाँ, कुछ लोग, कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग खुश और उत्साहित थे, कुछ लोग खुश और उत्साहित थे, उत्साहित थे, वहीं कुछ अन्य लोग, वहीं कुछ अन्य लोग असंतुष्ट और निराश, असंतुष्ट और निराश, इस तथ्य की व्याख्या, इस तथ्य की व्याख्या, व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में ही, इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में ही, संदर्भ में ही करने की जरूरत है, वर्गीय हित के संदर्भ में ही करने की जरूरत है। अब इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में करने की जरूरत, इस लाइन को कलम से हाईलाइट कर लो तो समझा इसका मतलब। अब तुम लोगों का क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, अब उदाहरण दे दो कौन कौन वर्ग खुश है और क्यों, और कौन कौन वर्ग खुश नहीं है क्यों। तीन के बारे में नहीं खुश वाले में एक कुलीन लोगों को दोगे 80,000 कुलीनों ने छोड़ दिया अमेरिका, और रेड इंडियंस जो वहाँ के हैं उनको ब्रिटिश से सुरक्षा मिल रही है, और तीसरा मध्य मध्य अमेरिकी क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपने भविष्य का निश्चितता से डरे हुए। हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। अब डॉट 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 करके नीचे छोड़ दो, अब चाहे नीचे ब्रेक देकर लिखो आगे दृष्टांत देना है, क्योंकि मुझे डर है कुछ लोग समझेगा कि अब क्वेश्चन पूरा हो गया और इसी से काम चल जाए। आगे दृष्टांत देना है और तब डॉट 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 कर दो। पकड़ लिए?
एक प्रश्न लिखिए तो, अमेरिकी क्रांति मूलभूत रूप से, अमेरिकी क्रांति मूलभूत रूप से, मूलभूत रूप से अमेरिकी पूंजीवाद और ब्रिटिश वणिकवाद, अमेरिकी पूंजीवाद और ब्रिटिश वणिकवाद, वणिकवाद, वणिकवाद के बीच एक आर्थिक द्वंद्व थी, के बीच एक आर्थिक द्वंद्व थी। लिखो, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और ब्रैकेट में लिखिए 150 वर्ड्स, और फिर लिखिए यूपीएससी ऑप्शनल 2012, यूपीएससी ऑप्शनल 2012। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध, अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध इस कथन की पुष्टि कीजिए। सॉरी, अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध आर्थिक विद्रोह था, फिर उसको ठीक कर लो। अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, आर्थिक विद्रोह था, आर्थिक विद्रोह था। इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ब्रैकेट में लिखो 200 शब्द। अब लिखिए यूपीएससी, यूपीएससी जीएस 2013। अब देखो 2012 में ऑप्शनल में पूछा है और 2013 में जीएस में पूछा है ना, क्लियर हुआ? अब हम बताते हैं, अब इसका सोर्स क्या है ये बताते हैं। सोर्स है अ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड आउटलाइन, रंजन चक्रवर्ती की बुक। ये बुक ये बुक 2012 में आई है। देखो, देखा, ऊपर दिखता है 2012, समझ लो ना, ये देखिए ना 2012 में आई। तो अब इसको देख लो, अब देखो और दिखाते हैं कुछ। नहीं, ये इनका कुछ पहुंच होगी, तो कलम लाओ तो दूसरा कलम रेड में पहले ही लगा हुआ है, पता नहीं चलेगा। ब्लैक है? जैसे देखो, ये बेचारे विद्यासागर यूनिवर्सिटी के हैं और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मतलब वाइस चांसलर हिस्ट्री के। तो मॉडर्न हिस्ट्री इनका ओरिजिनली है, लेकिन इन्होंने अपने खुद प्रीफेस में लिखा है कि मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ कमी है, बुक की एक टेक्स्ट बुक लिखूं। इन्होंने टेक्स्ट बुक जो होता है ना, वो ओरिजिनल नहीं होता, उसमें विभिन्न विद्वानों का विचार लगे। जैसे आप देखोगे, ये जो है आपका जो शेखर बंदोपाध्याय का है, वो टेक्स्ट बुक ही है।
वो सारे स्कॉलर्स को लेकर वो अपना लेके उसमें ओरिजिनल रिसर्च उन्होंने किया नहीं, वो बैठे हुए थे वहाँ कैनबरा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा कि प्राइमरी सोर्स तो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, और प्राइमरी सोर्स एक रिसर्च स्कॉलर को चाहिए होता है, समझ रहे हो ना। बाकी तो तुम लोग सेकेंडरी सोर्स ही सब पढ़ते हो ना, लेकिन जो रिसर्च स्कॉलर अगर होगे तो प्राइमरी सोर्स पर जाना होगा, आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट्स पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर, लेटर्स पर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पर जाना पड़ता है। तो वो सब तो जो इंडिया में अवेलेबल है उन्हीं को मिलेगा ना, बाकी को तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए तुम देखोगे कि वहां पर उनको विशेष रूप से कैनबरा यूनिवर्सिटी में थे, तो वहां से उन्होंने शेखर बंदोपाध्याय ने जो लिखा है बुक पॉलिसी टू पार्टीशन, बहुत अच्छी बुक है। बच्चा लोग तो उत्साह से खरीदते, सबसे तो हमको हंसी आती है कि बच्चे लोग उपिंदर सिंह की बुक खरीदते हैं और बड़ा उत्साह से करते हैं। उपिंदर सिंह की बुक कोई नहीं समझ पाता होगा। उपिंदर सिंह की बुक तो इतना एग्जॉस्टिव बढ़िया है, परंतु इतना एग्जॉस्टिव कि स्टूडेंट के लिए वो है ही नहीं, स्टूडेंट के लिए नहीं। जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं समझ पा रहा है वो उपिंदर सिंह को समझेगा। उपिंदर सिंह तो जितना कठिन पुस्तक बनाई जा सकती है उतनी उन्होंने बनाई हुई है, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक एंशिएंट में यूपीएससी के इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। क्या चित्र और डायग्राम में फोटो देके क्या करूं, उसका अंदर जो सबका सबका जो केस हिस्ट्री अंदर में जो दिया है, तो मैं एंशिएंट पर आऊंगा ही ना, तो वहां तक देखना तो मुझे टटोलेंगे बच्चों के जो सब उपिंदर सिंह वाले को एक जगह खड़ा करेंगे, क्या क्या सीखा उससे, समझ गए। वो मुझे वो नहीं कहा एक्चुअली है क्या कि इतना एग्जॉस्टिव व्याख्या दी, इतना केस स्टडी दिया स्टूडेंट के लिए, वो है ही नहीं, वो रिसर्च स्कॉलर के लिए है। वो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट वाला बच्चा भी उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता। अंडर ग्रेजुएट जो ड्यू में पढ़ता है वो भी उस बुक के साथ जस्टिस नहीं। सिविल सर्विसेज वाले तो वैसे भी तुम देखते हो इनका ज्ञान जो है वो रिजर्व में रहता है, लेकिन घबराओ नहीं, उसमें से मैं तुम्हारे काम लायक चीजें क्लास में मैं करवा दूंगा सब, तो तुमको उसके लिए सोर्स में नहीं जाना पड़ेगा। क्या रणवीर चक्रवर्ती वाली बुक, हाँ वो उससे इजी है, रणवीर चक्रवर्ती वाली उससे इजी। इंग्लिश में, हिंदी में है क्या, हिंदी में आ गई है। हाँ रणवीर चक्रवर्ती वाली बुक अच्छी है, हिंदी में वो एंशिएंट में अगर हिंदी में है तो मैं रिकमेंड कर दूंगा उसको, वो अच्छी बुक है। और रणवीर चक्रवर्ती ने बड़ा निष्ठा से उस पुस्तक को लिखा है, हम इंग्लिश में पढ़े हुए हैं उसको, हमको ये पता नहीं था कि हिंदी में भी आ गई है। तुमने देखा है क्या पुस्तक है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम थोड़ा सा लेते आना तो एक दिन देखें उसको हिंदी में कैसा अनुवाद ठीक किया है। ठीक है, अब देखो इस बुक में थोड़ा सा नजर डालो इधर, तो हम नजर डालो मेरी बातों पर। इस बुक में लिखा हुआ है, लुइस हैकर का दृष्टांत दिया है, लुइस हैकर, और वो है कि द ट्रिम्फ ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म। लुइस हैकर ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है द ट्रिम्फ ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म। और उसमें लुइस हैकर ने क्या लिखा है पता है? लुइस हैकर ने उसमें लिखा है कि एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैज आर्गूड दैट द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक कंटेस्ट बिटवीन अमेरिकन कैपिटलिज्म एंड ब्रिटिश मर्केंटिलिज्म। लुइस हैकर का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ना। टू हैकर द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज मोर एन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट देन अ पॉलिटिकल वन। ये लुइस हैकर का विचार है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब नीचे देखो, बर्नार्ड बेलिन, हाँ, in his book The Ideological Origin of the American Revolution argues that the American Revolution was above all an ideological, constitutional and political struggle। मतलब लुइस हैकर कहता है कि बाबू अमेरिकन क्रांति है वह एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें अमेरिकन कैपिटलिज्म ब्रिटिश मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट में विद्रोह कर रहा है। बर्नार्ड बेलिन कहता है कि देखो भाई, द आइडियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो कहता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन अबव एन आइडियोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल स्ट्रगल। उसने कहा कि देखो एक तो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट लोग धोखे से मतलब ज्यादा कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट है। क्योंकि वो ब्रिटिश लोग थे, वो उस ब्रिटेन से आए थे जो ओवर क्राउडेड था, अमेरिका में आए, एक लंबे सदी तक एक बड़े महाद्वीप में रहे, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्रीडम को डेवलप कर लिया। वहां पर ब्रिटेन का पहले पकड़ भी नहीं थी ज्यादा, क्योंकि ब्रिटेन दूर से ही उन पर शासन करता था, तो वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को एंजॉय किया हुआ था। इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी और विचारक थे। अचानक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1763 के बाद उनका उन पर नियंत्रण लगाने लगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब परसेप्शन अलग है, उनका पॉलिटिकल परसेप्शन अलग है। और जब 1763 के बाद जो ग्रेनविले की गवर्नमेंट ने जब नियंत्रण लगाना शुरू किया तो उनका पॉलिटिकल राइट्स इनक्रोच हुआ और वो पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर के कारण खड़े हुए। तो उसने दूसरा वाला विचार दिया है, समझो कि नहीं। अब जो तुम्हारा पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्रिटिकली एनालाइज, तो क्रिटिकली एनालाइज वाले में एक कंसोलेशन है। एक तो है कि यूपीएससी में 150 वर्ड्स का, और 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को बच्चे ज्यादा छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि बहुत कम टाइम तुमको मिलेगा। 150 वर्ड्स के क्वेश्चन को तुमको 5-7 मिनट में निपटाना पड़ेगा,
समझ रहे हो ना, 7 मिनट से ज्यादा नहीं, 150, 7 मैक्सिमम 8 मिनट। वो मैं तुमको टाइम भी सबको काउंट करके बता दूंगा कितने, और उतने टाइम को तुम एग्जाम हॉल से पहले फॉलो करना। इस बार हम कुछ कुछ और इनोवेशन करेंगे तुम लोगों को टाइम पर, क्योंकि बहुत अच्छा तुम जानते हो वहां पर जाके पेपर खराब हो गया तो, क्वेश्चन छूट गया तो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसमें तुमको 5-7 मिनट में ये क्वेश्चन को निपटाना पड़ेगा, 7 या 8 मिनट में। तो इसमें तुम दूसरी बात, ये क्वेश्चन हिंट तो कर दिया है मूलतः, तो मूल तक कर दिया है तो तुम उसमें यह दिखा दो कि मेनली कन्फ्लिक्ट है, ऑल दो इट इज ऑल्सो ट्रू कि इवन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सो फैक्टर मेड द कंट्रीब्यूशन, बट बेसिकली वी कैन टेक इट एज एन इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट। ऐसे करके तुम ले सकते हो, है ना। और इसको अपोज करना मैं समझता हूं कि क्योंकि मूलतः शब्द ही खुद दे रहा है तो इसका मतलब बाकी फैक्टर का रोल भी एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। और 150 शब्द का सजाए लाफरा नहीं, लेकिन अगर यह ज्यादा लंबा होता तो इसमें तुम देख सकते थे कि यह एक कारण था, लेकिन केवल इसी कारण तक हम सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल और ये कारण भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उस पर 2-3 एग्जाम्पल देकर उसको फिनिश कर देना है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो जीएस का क्वेश्चन है, उसमें 200 वर्ड्स का उसने खुद ही दिया है, इसकी पुष्टि कीजिए। तो हमको दूसरे कारण की तरफ जाना ही नहीं है। तुम नेविगेशन एक्ट से शुरू करो और ग्रेनविल या उसके बाद तक जो कॉन्फ्लिक्ट चला है उसको देते हुए तुम 200 शब्द में उसको कंक्लूड कर लो। मैंने मैटर में दिया हुआ है इसका आंसर, लेकिन रास्ता तो तुम लोग समझ गए। तो बच्चे इस तरह होती है क्वेश्चन राइटिंग, और धीरे 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 हर चैप्टर में मैं क्वेश्चन राइटिंग तुम लोगों को डिस्कस करता जाऊंगा, तुम लोग सीखते जाओगे। अब तुम लोगों को परसों से मैं 15 मिनट का एक क्वेश्चन लगा दूंगा। क्या मैंने यहाँ 15 मिनट, जैसे अब जो नहीं अभी करना चाहो, जो कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा आगे ही करना, तो अपना लेट से आना। जिनको क्वेश्चन लिखना है वो 8 बजे आना, 8 से 8:15 के बीच 15 मिनट में एक क्वेश्चन लिख लेना। अब धीरे धीरे लिखना शुरू करो, जितना ही आता है उसी में सीखोगे। धीरे धीरे बढ़ते हैं, अचानक नहीं बढ़ते हैं। अब बच्चे पेज चेंज करो, लाल वाली कलम निकालो। अब मुहूर्त में डिस्टर्ब मत करो, पहले मुहूर्त निकल जाने दो। लाल वाली कलम निकालो, ऊपर लिखो फ्रांस की क्रांति, बोल्ड टॉपिक में। फ्रांस की क्रांति। हाँ, अब बोलो क्या क्या कर रहे थे। थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, उपरोक्त की जरूरत तो नहीं है, उपरोक्त क्यों लिखोगे? क्या और रचनात्मक क्यों होगा? उपरोक्त की अगर मतलब किसी के बारे में लिखना है, अगर तुमको किसी मित्र के बारे में लिखना हुआ है और तुम अगर मान लो कि जा रहे हो किसी फ्लाइट पर या किसी पर, यहाँ से कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हो किसी मित्र के साथ, उस पर लिखना है, देना है, तो कहो कि मेरे मित्र जो मेरे समीप बैठे हुए हैं, या ये कहो कि मेरे मित्र जो मेरे बाएं साइड में मेरी बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं, तो इतना कहने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जो मित्र जो मेरे साथ चल रहे हैं वो कहने से काम, तो उपरोक्त क्यों करोगे? उसमें उपरोक्त करने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ो। दूसरी बात है कि मैंने जो तुमको लिखवा है इंट्रोडक्शन, कोई यही नहीं कि वही लाइन होगा, उसको तुम लाइन को अपना बदल सकते हो अपने ढंग से लाइन, क्योंकि तुमको वो लाइन तो नहीं आएगा ना जो लाइन हमने आपको बताया हुआ है कि नहीं। तो मतलब लाइन तो है, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज है जो अपने मुताबिक बदलता रहता है। अब बच्चे आ गए फ्रांस की क्रांति पर, लेकिन तुम ध्यान करो, प्रबोधन और अमेरिकी क्रांति से फ्रांस की क्रांति तो अलग नहीं है। केवल अमेरिकी गिरयुद्ध को थोड़ा सा दबा के रख लो, क्योंकि अमेरिकी गिरयुद्ध में हम लोग 19वीं सेंचुरी पर चले गए, फिर तुम लौट के चले आओ अमेरिकी क्रांति पर। अमेरिकी क्रांति से आगे लेंगे, अमेरिकी गिरयुद्ध को तुम अभी तत्काल भूल जाओ, तो उसका लिंक उसी से जुड़ेगा। तो पहले लिखो, हाँ, लिखो, हाँ, 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 देखिए फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति न केवल यूरोपीय इतिहास की, न केवल यूरोपीय इतिहास की, बल्कि विश्व इतिहास की एक महान घटना है। विश्व इतिहास की एक महान घटना है।
महान घटना है। क्या अचानक भागते हो, क्या कोई खास बात? तो क्या लिखा? विश्व इतिहास की एक महान घटना है। महान घटना है। हाँ 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 हाँ। देखिए, इस क्रांति के मध्य, इस क्रांति के मध्य, क्रांति के मध्य जो विचारधारा और संस्थाएं, विचारधाराएं और संस्थाएं उभर कर आई, संस्थाएं उभर कर आई, हाँ, हाँ, वे आगामी 200 वर्षों तक, वे आगामी लगभग 200 वर्षों तक आगामी 200 वर्षों तक यूरोप एवं विश्व को, 200 वर्षों तक यूरोप एवं विश्व को परिवर्तित करती रही, विश्व को परिवर्तित करती रही। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी तो तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या उभर कर आई जो आगामी 2 शताब्दी तक यूरोप और विश्व को परिवर्तित करती रही। कुछ आइडिया है दिमाग में क्या उभर कर आई होगी? आगे ये आइडिया समझ में आ जाएगी। पैराग्राफ चेंज कीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हाँ 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 हाँ, लिखिए। हाँ, एक तरह से अगर देखा जाए, एक तरह से अगर देखा जाए तो यूरोप का आधुनिकीकरण, यूरोप का आधुनिकीकरण वास्तविक रूप में फ्रांस की क्रांति के साथ, फ्रांस की क्रांति के साथ ही संभव हुई। फ्रांस की क्रांति के साथ ही संभव हुई। वस्तुतः, लिखो वस्तुतः, वस्तुतः पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के साथ, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के साथ, धर्म सुधार आंदोलन के साथ यूरोप के परिवर्तन की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, यूरोप के परिवर्तन की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वह फ्रांस की क्रांति के साथ, वह फ्रांस की क्रांति के साथ लगभग पूरी हुई। वह फ्रांस की क्रांति के साथ लगभग पूरी हुई। मतलब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया पुनर्जागरण और धर्म आंदोलन के साथ संभव हुई, वो फ्रांस की क्रांति के साथ जाकर पूरी हुई। अब यहां पर मैं अगला लाइन आपको लिखाने वाला हूं कि एक क्रिटिक ने, जैसे डेविड थॉमसन ने कहा है कि फ्रांस की क्रांति उन प्रश्नों के जवाब थे जो 1789 से पहले यूरोप के समक्ष उपस्थित थे। वे प्रश्न क्या थे? तो राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, जो प्रबोधन नहीं जिसको उठाया था। दूसरा, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, जो प्रबोधन के काल से भी यह भी एक गंभीर प्रश्न के मसले के रूप में आ रहा था। और
सॉरी, राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच जो संबंधों की समस्या थी वह सामंतवाद के पतन के साथ ही उभर कर आया था। कुलीन वर्ग में इस बात का एहसास था कि हमारी शक्ति को राजतंत्र ने कुचल दिया है। समझ रहे हो कि नहीं? वो भी मतलब एक तरह से तुम समझो तो मायावती और मुलायम का देखे ही उस दिन क्या, तो क्या है कि दोनों के बीच कोई हृदय का मिलन थोड़ा हो गया, उसे तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात है। तो इस तरह के जैसे कॉमन एनिमी के फेस में दो तो मिल जाते हैं ना, तो अभी राजतंत्र के साथ उसने इक्वेशन तो बनाया हुआ है, इट वॉज सिंपली अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है क्योंकि ये मैटर, दिस इज नॉट द केस ऑफ द मीटिंग ऑफ द हार्ट, because after all the aristocratic class was having the bitter feeling and bitter perception that their power has been snatched by monarchy forcefully, so they were always fighting for just you can say regaining the power once they had lost to the monarchy। तो उनके मन में भी तो कोई फेलो फीलिंग की भावना नहीं है, तो एक उनके बीच संबंधों की समस्या है कि जब देखा फ्रांस में कि अब मोनार्की लुई 14वां नहीं रहा, लुई 14वां का तो नाम सुना है ना, सन किंग था, बहुत पावरफुल था, और उसका उत्तराधिकारी लुई 15वां लुई 16वां कमजोर शासक है, तब मोनार्की इस ताक में है कि हम उस पावर को फिर दोबारा रिगेन कर लें जो लुई 14वें के समय खोया है। तो उन दोनों के बीच संबंधों की समस्या भी एक मुद्दा है। राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या तो चला ही आ रहा है प्रबोधन से, और मध्य वर्ग कुलीन वर्ग के बीच संबंधों की समस्या भी है, क्योंकि मध्य वर्ग सोच रहा है कि भाई आप क्यों अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहे हो, अपने विशेषाधिकार को आप रोको। और नेक्स्ट वन मुद्दा होगा मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, जो अमेरिकी क्रांति में नहीं दिखी। मैंने पीछे तुमको बताया था, एक बात याद होगा कि अमेरिकी क्रांति की तुलना में फ्रांस की क्रांति ज्यादा रेडिकल क्यों हो गई और ज्यादा परिवर्तन क्यों हुए, तो इसका जवाब तुम्हारे पास है कि नहीं है? होना चाहिए दोनों के पास, क्योंकि इसमें निम्न वर्ग आ गया ना। अच्छा, निम्न वर्ग आएगा तो ज्यादा परिवर्तन लाता है निम्न वर्ग, क्या क्यों ज्यादा परिवर्तन लाता है? हाँ, बस बस तुम लोग क्लास इक्वेशन को समझते रहो, सारा परिवर्तन समझते रहोगे। तो पहले तो उसमें हम अब दूसरा लाइन लिखवाएंगे कि भाई ऊपर के 3 प्रश्नों का जवाब तो फ्रांस की क्रांति ने बहुत हद तक देने का प्रयास किया, लेकिन जो अंतिम प्रश्न अनुत्तरित रह गया उसे रूस की क्रांति ने उस प्रश्न को देने का प्रयास किया। जो रूस की क्रांति देखोगे तो वहां पर निम्न वर्ग के संबंधों की समस्या। लेकिन जानते हो, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में तुम लोगों के साथ से पढ़ते आए, जब स्टूडेंट लाइफ में खुद थे तो सोवियत रसिया हुआ करता था, बहुत पावरफुल एंटिटी। फिर सोवियत रसिया का विघटन हो गया, समाजवादी व्यवस्था टूट गई, तो रूस की क्रांति का ही पुनर्मूल्यांकन हो गया। तो आज उसकी शताब्दी मनाई जा रही थी 2017 में, तो रसिया में कोई शोर शराबा नहीं, रसिया चुप्पी साधा रहा। मतलब वही सोवियत रूस, वही रूसी गणतंत्र जो कभी दुनिया में क्रांति का मतलब प्रवर्तक रहा था, पूरी दुनिया में विश्व क्रांति की बात की थी। और 2017 the celebration of the centenary celebration of Russian Revolution passed very quietly, no movement from the side of the government, and you will be surprised to know that it was China which tried to celebrate it at least कि भाई हम हैं, हम अभी उस लीगेसी को बियर कर रहे हैं। रसिया ने तो लीगेसी लेने से भी इनकार कर दिया, मतलब रशियन रेवोल्यूशन बिकेम सो ऑर्फन नाउ। तो हम जो स्टूडेंट लाइफ में जो रशियन रेवोल्यूशन को बच्चे देखते थे और आज जो तुम रशियन रेवोल्यूशन को देख रहे हो, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट वन, क्या लिखा? हाँ, अब आगे बढ़ जाओ, लिखो। हाँ हाँ हाँ, फिर पैराग्राफ चेंज कर दो। हाँ लिखा। हाँ हाँ, कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति उन प्रश्नों का जवाब थी, उन प्रश्नों का जवाब बनकर आई थी, कर दो। फ्रांस की क्रांति उन प्रश्नों का जवाब बनकर आई थी जो 1789 से पहले, यूरोप के समक्ष उपस्थित थे, यूरोप के समक्ष उपस्थित थे। लिखिए ये, हाँ हाँ, ये प्रश्न निम्नलिखित थे।
उसी में डैश देकर डैश देकर लिखना, राजतंत्र एवं कुलीन वर्ग के संबंधों की समस्या, राजतंत्र एवं कुलीन वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, संबंधों की समस्या। वहीं पर ब्रैकेट डाल दो, तो ब्रैकेट डालने का मतलब यह है कि जो तुम रिवाइज करोगे तो उसे एब्स्ट्रैक्ट टाइप का दिमाग में रहेगा, उसको तो कंक्रीट कुछ दिमाग में आ जाएगा जो पीछे से जुड़ जाएगा, तो वहीं पर ब्रैकेट डाल दो और ब्रैकेट डाल के लिखो कि निरंकुश राजतंत्र के द्वारा, ब्रैकेट वहीं पर, निरंकुश राजतंत्र के द्वारा। और तुम लोग लिखने में ब्रैकेट वहां मत बनाना, समझ रहे हो ना। हाँ, हाँ, ये भी ध्यान रखना है। वो तुम लोगों से शब्द की सीमा भी है ना, तो कम शब्द में लिखना है। हाँ, निरंकुश राजतंत्र के द्वारा, हाँ, कुलीन, हाँ हाँ, कुलीन और सामंतों से, हाँ, कुलीन और सामंतों से, हाँ, अनेक शक्तियां छीन ली गई थी, अनेक शक्तियां छीन ली गई थी, छीन ली गई थी। अतः कुलीन और सामंत, हाँ, अतः चाहे केवल अतः हुए, अतः हुए, अतः हुए, राजतंत्र से वे शक्ति दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, राजतंत्र से वह शक्ति दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, प्रयासरत थे। अब कमा दीजिएगा, मैंने इसको ब्रैकेट बंद करके कमा, हाँ, राजतंत्र एवं मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, समस्या, हाँ हाँ, हाँ, समस्या, हाँ 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 हाँ। अब उसी में ब्रैकेट डाल दो, फिर ब्रैकेट इसमें डालो, लिखिए, हाँ, लिखिएगा, हाँ, कि हाँ, कि प्रबोधन ने ही, प्रबोधन ने ही, प्रबोधन ने भी, प्रबोधन, हाँ, प्रबोधन ने ही, हाँ हाँ हाँ, ने ही राजतंत्र, राजतंत्र और मध्य वर्ग, राजतंत्र और मध्य वर्ग के संबंधों, संबंधों के पुनर्निरीक्षण की मांग करते हुए, पुनर्निरीक्षण की मांग करते हुए, पुनर्निरीक्षण की मांग करते हुए, करते हुए, निरीक्षण की मांग करते हुए, हाँ, राजतंत्र की शक्ति को सीमित करने की बात कही थी, राजतंत्र की शक्ति को सीमित करने की बात कही थी, राजतंत्र की शक्ति को सीमित करने की बात कही थी, ब्रैकेट डाल दो, समझ गए, फिर कॉमा दे दो, लिखो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, कुलीन वर्ग, कॉमा दो, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या। इसका मतलब है मेरा स्कीम तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। मैंने, तुम उधर बगल में क्या देख रहे हो, अब जो उठाया मुद्दा तो मेरी तरफ देखो ना। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि 1789 से पहले यूरोप के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित थे। फ्रांस की क्रांति ने उनका जवाब बनकर आई थी। वो प्रश्न क्या थे, प्रश्न निम्नलिखित थे, मैंने लिखा है। तो पहला मैंने लिखा है राजतंत्र, मैं आपको लिखाने वाला था राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच संबंधों की समस्या। तो एक मिनट रुक जाना, तो यहां मेरी बात को गौर से सुनो। दूसरा,
हाँ, राजतंत्र और कुलीन वर्ग के संबंधों के साथ फिर कॉमा देकर राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, फिर कॉमा देकर मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, फिर कॉमा देकर मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या। इसी बीच मैंने गलती एक ही करी कि आप लोगों को ज्यादा समझाने के चक्कर में सब में ब्रैकेट डलवाकर कुछ कुछ बातें लिखाकर और अस्पष्ट करने का दुस्साहस कर दिया। इसके कारण अगर आप लोगों को असुविधा हो गई हो तो आप देख लीजिए उसको, समझे। तो अब फिर उस मुद्दे पर लौट जाइए। तो अब कहां पर चले आए, मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या। अब वहीं पर फिर ब्रैकेट डालिए, डलवाऊं कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, डालिए, के बीच संबंधों की समस्या। अब उसमें ब्रैकेट डालकर लिखिए, हाँ हाँ, कि प्रबोधन ने हाँ, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को भी सीमित करने की मांग की थी, विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग की थी, विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग की थी, समाप्त करने की मांग की थी। अच्छा तुम्हारी उंगली में कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, अच्छा ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद करो। समाप्त करने की मांग की थी, ब्रैकेट बंद करो ना, फिर क्या करना है। हाँ। फिर कॉमा दीजिए और लिखिए मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, और फिर ब्रैकेट डालिए, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या और ब्रैकेट डालिए और लिखिए कि प्रबोधन ने मध्य वर्ग के हितों पर, तो मध्य वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की थी, हितों के संरक्षण की बात की थी, परंतु निम्न वर्ग निम्न वर्ग के हित का तिरस्कार किया था। याद है, निम्न वर्ग के हित का तिरस्कार किया था, परंतु अब निम्न वर्ग भी अपना सिर उठाने लगा था, परंतु अब निम्न वर्ग भी अपना सिर उठाने लगा था, सिर उठाने लगा था। अब ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद कर दो। समझ गए चारों वाले में इश्यूज पीछे से चला आ रहा है ना। तुमने लिखा कि 1789 से पहले उपस्थित था यह प्रश्न, तो तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे उपस्थित था, और 1789 से पहले यूरोप के समक्ष क्यों उपस्थित था, तो उसके लिए तुमको उदाहरण तो देना पड़ेगा। तो अब उदाहरण, ये 4 उदाहरण तुमने दिए, तो लिखने में तो 4 ही दोगे, ब्रैकेट मैंने दे दिया, तुमको पढ़ने के क्रम में स्पष्ट हो जाए। अब इसी में लिखे, कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति ने, उसी में कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति ने उपयुक्त प्रथम 3 प्रश्नों का, उपयुक्त प्रथम 3 प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया, उपयुक्त 3 प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया, परंतु चौथा प्रश्न अनुत्तरित लिख लोगे, चौथा प्रश्न अनुत्तरित रह गया था, चौथा प्रश्न अनुत्तरित रह गया था, जिसका जवाब आगे रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिसका जवाब आगे रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक पता है आप लोगों को, जिसका जवाब आगे रूस की बोल्शेविक क्रांति ने देने का प्रयास किया, अब जस्ट लीव इट हियर। अब आप
यहीं इसको छोड़ दीजिए। अब बच्चे थोड़ा सा अमेरिकी क्रांति से इसका सूत्र जोड़ता हूं, क्योंकि तुम लोग को पता है कि नहीं कि प्रबोधन से जो एक प्रक्रिया आरंभ हुई वह हम लोग ले जाएंगे 19वीं सेंचुरी तक। हमारा पहला ब्लॉक यही है। तो इसका मतलब है कि इन सब के बीच आपस में कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। तो इसमें थोड़ा सा ब्लॉक बना लो, एक लाइन खींच लो, फिर ब्लॉक। लाइन खींच दो केवल। अब लिखिए कि फ्रांस की क्रांति को एक बदलती हुई प्रक्रिया, सॉरी, फ्रांस की क्रांति को परिवर्तन की एक प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जो प्रबोधन से ही आरंभ हुई थी, तथा अमेरिकी क्रांति से होते हुए यहां तक पहुंची थी। हाँ लिखे, हाँ लिखे, हाँ लिखे, हाँ 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 लिखे, हाँ हाँ लिखे, हाँ हाँ हाँ। प्रबोधन ने जो कुछ प्रश्न उठाए थे और एक बौद्धिक वातावरण का निर्माण किया था, उसका जुड़ाव फ्रांस की क्रांति के साथ देखा जा सकता। उसी प्रकार फ्रांस की क्रांति का सूत्र अमेरिकी क्रांति से भी जुड़ता है। फ्रांस की क्रांति का सूत्र अमेरिकी क्रांति से भी जुड़ता है। हाँ लिखिएगा कि हाँ लिखिएगा अमेरिकी क्रांति में उलझाव के कारण फ्रांस जिस आर्थिक संकट से ग्रस्त हुआ, वह फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। उसी प्रकार फ्रांस के जो सैनिक इस क्रांति में हिस्सा लेने गए थे,
वे नवीन विचारों से प्रभावित होकर लौटे। वे नवीन विचारों से प्रभावित होकर लौटे, प्रभावित होकर लौटे। इसलिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे, बंधुत्व जैसे नारे जो अमेरिकी क्रांति के मध्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे जो अमेरिकी क्रांति के मध्य निकलकर आई थी, निकलकर आई थी, वह फ्रांस की क्रांति में, वह फ्रांस की क्रांति में नागरिक, हाँ 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 देखो, हाँ हाँ सॉरी, हाँ हाँ मैंने से, हाँ, वह फ्रांस की क्रांति में मानव एवं नागरिक, मानव एवं नागरिक, मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा में, मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा में उभर कर आई, मानव एवं नागरिक अधिकारों की उस घोषणा में उभर कर आई, उभर कर आई। अब ब्लॉक बंद कर दो। मतलब तुम ये फर्स्ट पार्ट पर जो चल रहे हो, तो उनका आपस में जो जुड़ाव है तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए। देखो बहुत सारी चीजें हम कॉपी पर नहीं लिखते हैं, लेकिन तुम लोग अब एक बात महसूस कर रहे हो कि दिमाग में अगर कुछ बैकग्राउंड में होता है तो कॉपी पर हम भले लिखे ना लिखे, लेकिन हमारी राइटिंग को एक डायरेक्शन मिलता है। गौर कर रहे हो कि नहीं इस बात? और वही चीज जब अस्पष्ट रह जाती है ना, तो लिखने के क्रम में कुछ ऐसा वाहियात लाइन आ जाता है निकलकर, जो पूरा ऊपर की राइटिंग को हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो इसलिए हमने थोड़ी सी इन दोनों के बीच, लेकिन एक बात मैं बताता, जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, तुम लोग अभी धीरे धीरे इस संस्कार को तो सीख रहे हो, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं तो चाह रहा हूं कि बहुत सुगम बना दूं, लेकिन सुगम बनाने के बाद भी कुछ कम से कम इसके नियम है जो तुमको समझने होंगे। जैसे फुल एंड फाइनल नहीं होता है, समझ रहे हो? तो प्रबोधन ने एक तरह से फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहन दिया, लेकिन मैं किसी समय तुमको यह भी बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति प्रबोधन की अस्वीकृति थी। तो वहां पर तुम लोग घबराओगे तो नहीं? अब अंतर क्या आ जाएगा? मात्रा का अंतर आएगा। जैसे प्रबोधन जो कुछ मुद्दे उठाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? मानव अधिकार की, स्वतंत्रता की, विशेषाधिकार का विरोध करेगी, वो सब फ्रांस की क्रांति का पूरक हो जाएगी। लेकिन प्रबोधन एक बौद्धिक क्रांति थी, और वह मध्यवर्गीय बौद्धिक क्रांति थी। और जो मध्य वर्ग होता है उसके पास निजी संपत्ति होती है, तो वो क्रांति से परहेज करता है। जिसको लगता है कि ज्यादा उठापट होगा, उसी मध्य वर्ग के लोगों को सड़क पर चलने के लिए तो कोई बहाना बना के वो टाल जाएंगे। सोचेंगे हम पैम्पलेट लिखें, संसद में भाषण दें, आर्टिकल लिखें, न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दें। कहोगे भाई चलिए सड़क पर थोड़ा सा चक्का जाम करना है, तो उसमें निम्न वर्ग ही जाता है, तुम नॉर्मली देखोगे। तो मध्य वर्ग पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास करता है। उसको विश्वास, उसको लगता है कि अगर क्रांति होगी तो हमारी निजी संपत्ति भी चली जाएगी। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई वो प्रबोधन से एक कदम आगे बढ़ गई। क्रांति नॉर्मली वहां पर रूसो की विचारधारा, जो रूसो ने अनियंत्रित, क्योंकि देखो वॉल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू, ये सब तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन उस सब में क्या है कि उस सब क्लासिकल एक तरह से थिंकर है, तो वो रैशनलिज्म में विश्वास करता है, तर्कवाद में विश्वास करता है, और रूसो तो अनियंत्रित स्वतंत्रता में विश्वास करता है। तो जब क्रांति शुरू हुई तो बाकी चिंतक जो है वो हाशिए पर चले गए और रूसो उभर कर आ गया सामने। और मतलब रूसो है नहीं, रूसो तो मर चुका है एक दशक पहले, मतलब रूसो के विचार, तो वहां पर रूसो की विचारधारा प्रभावित करने लगी। और क्रांति जो हुई वो क्रांति स्वच्छंदतावाद से प्रेरित होकर हुई, स्वच्छंदतावाद। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि तुम लोग एक पढ़ने वाले, खाने वाले, आराम से जीने वाले और यूपीएससी के मेहनत करने वाले लोग हो, तो अपना बैठे हुए हो
घर पर कोई मित्र कहता है कि चलो थोड़ा सा यूपीएससी में एक प्रतिवेदन देने चलना है, तुम लोग का 2 घंटे का हमारा समय चाहिए। तुमको बड़ा स्वघरा पानी गिरता है कि अभी हमको फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है, अभी वहां से कह रहे हैं यूपीएससी चलने के लिए। फिर लगता है कि ठीक है, अगर नहीं भी चलेंगे तो फिर मित्रों में जग हंसाई होगी, सोचेंगे भाई सेल्फी से थोड़ा सा जाना चाहिए कि पूरे स्टूडेंट के इंटरेस्ट की बात है, तुम यहाँ चले। वहां गए तो तुम देखो कि स्टूडेंट के साथ मैन हैंडलिंग हुआ, वहां पर मतलब जो पुलिस है उसने ह्यूमिलिएट किया, नहीं घुसने दिया। तो अचानक से तुम्हारे मन में एक ये आ गया। उसके बाद यूपीएससी भी ताक पर चला गया, पिताजी को जो वचन दे के आया वो भी ताक पर चला गया, और लोगों को जो कुछ कुछ प्रॉमिस करके आए हो कि मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूं, वो सब भी ताक पर चला गया। और तुम पुलिस के साथ लड़ गए उधर, मतलब वो पता चल रहा है कि वो अश्रु गैस छोड़ रहे हैं, मतलब टीयर गैस, तुम उसको भी फेस कर रहे हो, पुलिस स्वेच्छा से अरेस्ट दे रहे हो, जेल के अंदर जो हम ठीक है हम जाएंगे, जेल जाएंगे अपने कॉज के लिए। तुमको खुद पता चलेगा कि यार आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। वहां पर रोमांटिसिज्म उभर कर आ जाएगा, छोड़ो सब कुछ, मतलब आखिर हमारे स्वाभिमान की बात है, स्टूडेंट के स्वाभिमान की बात है। हुआ था ना स्टूडेंट एजुटेशन में कुछ ऐसा ही हुआ था 2013 वगैरह में जो हुआ था, जो सी सेट कम से कम ये हुआ है, उसमें तो बड़ी बहुत स्टूडेंट बहुत पीटा गया बेचारे, और बहुत मतलब ब्रेवली स्टूडेंट फेस किया, उतना बड़ा फाइट कर जाएगा स्टूडेंट इसका अनुमान नहीं था। और उसमें हम लोग भी थोड़ा सा सख्ती मांगे, क्योंकि वहां पर वो क्या होता था, पुलिस को वहां पर ये होता था कि भाई यही लोग कोचिंग वाले सब करवा रहे हैं, और बार बार फोन देके डीसीपी से फोन आता था कि आप लोगों ने इतना पैसा दिया है शून्य में, आपने बस हायर करके उनको दिया, हम लोगों पर दबाव था। उसमें IIGS भी था, स्टडी भी था, और दोनों के तरफ से कुछ कुछ हम लोग डोनेट जरूर किए थे, लेकिन मतलब हम लोग का इतना बड़ा प्लान नहीं था कि यहाँ पर जाके वो लोग, अरे अब स्टूडेंट ने थोड़ा सा इच्छा प्रकट की तो वहां पर थोड़ा सा मतलब ठीक है भाई, कॉज नोबल था, लेकिन मतलब कहने का अर्थ है कि वो जो ऐसा रूप ले लेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था, स्टूडेंट को भी खुद नहीं था, और वो सामान्य स्टूडेंट सब ने उसने ब्रेवली पुलिस को फेस कर दिया। वो एक मूवमेंट बनता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, हम लोग पढ़ते थे ईस्टर राइजिंग। ईस्टर राइजिंग एक, जैसे आयरलैंड का जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटेन में, और जब आयरलैंड 1921 में स्वतंत्र हो गया है ब्रिटेन से, पता ही होगी, तो नॉर्दर्न आयरलैंड एक पार्ट रह गया, बाकी आयरलैंड तो निकल चुका है इससे। तो उसमें जो मूवमेंट हुआ था, तो उस मूवमेंट में हम लोग पढ़ते थे एक इंग्लिश पोएम, ग्रेजुएशन में मेरा एक पेपर था इंग्लिश 300 मार्क्स का, तो उसमें पोएम हम लोग को पढ़ना पड़ता, उसमें W.B. Yeats एक इंग्लिश पोएट है, उसका ईस्टर राइजिंग पढ़ते थे। तो ईस्टर राइजिंग में बताया गया कि उसमें मतलब उसका सार तत्व यह है कि मिडिल क्लास जो होता है वो बड़ा स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। मतलब कल्पना में आएगा, शाम में ड्यूटी करके लौट रहा होगा एक किरानी, है ना, सब्जी का झोला, अब तो सब बदल गया स्टैंडर्ड, पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो झोला से धीरे धीरे अब गाड़ी और 4 व्हीलर हो गया, लेकिन एक झोला, उसमें अपना सामान सब कुछ घर की गृहस्थी का खरीदे हुए, हमेशा अपने परिवार, अपनी बीबी, अपने बच्चों के बारे में सोचना। उनको कहते कि मौसम खराब चल रहा है, तो कहता कि हाँ देखिए ना मेरे दोनों बच्चों को सर्दी हो गई है, समझे। उनको कहोगे कि महंगाई बढ़ गई है, तो कहे कि अरे बिल्कुल, मेरे श्रीमती जी 200 रुपए लेकर गए और आधे झोले सब्जी लेके कल आए, ये हालत है। मैं सब बात अपने किचन, अपने बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं, हर कुछ वहीं पर जाके समाप्त हो जाता है। ये मिडिल क्लास का सेल्फिश इंटरेस्ट। लेकिन वो W.B. Yeats ने लिखा है कि भाई लगता था कि कोई ऐसा चमत्कार आ गया इस वातावरण में, क्रांति का माहौल ऐसा बन गया कि all that change all of a sudden into what was glorious and yet terrible, a terrible beauty is born। मतलब ऐसा चेंज हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक साधारण वही मध्य वर्ग के किरानी जो केवल अपने परिवार के लिए जी रहे थे, वो पुलिस के डंडे खा रहे थे और गोलियां झेल रहे थे। लगता था कि उनमें एक अनियंत्रित उत्साह, एक नई प्रेरणा आ गई है, और वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तो ये होती है क्रांति, जो प्रबोधन नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस आधार पर फ्रांस की क्रांति प्रबोधन की अस्वीकृति होगी। शायद तुमने उस लाइन को नहीं याद रखा होगा कि जो मैंने प्रबोधन के समय लिखवाया कि 18वीं सदी के अंत में इसे चुनौती फ्रांस की क्रांति से और 19वीं सदी के जर्मन राष्ट्रवादियों से मिली। याद है ना तुम्हें? ये स्वच्छंदतावाद है जो प्रबोधन को अस्वीकार करता है। उसमें दोनों बातें होगी, प्रबोधन का प्रभाव भी होगा और फ्रांस की क्रांति से प्रबोधन की अस्वीकृति भी होगी। दिमाग में रहेगा तुम लोगों को? ठीक, थोड़ा सा अब तो समय हो ही गया, अरे समय तो हो गया।
ठीक है, फिर कल मिलते हैं। क्या जाइए आप लोग इस संडे मनाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए। क्या अच्छा, कल तुम लोग का 15 मिनट का टेस्ट कल नहीं होगा, तुम लोगों का टेस्ट परसों 15, क्योंकि आज क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, एक दिन पहले क्वेश्चन देना पड़ता है। तुम लोगों का ट्यूसडे को 8 से, मतलब फिर मैं कल बोल दूंगा, कल तो अपना एज इट इज रहेगा। परसों से आप आओ 8 बजे आ जाओगे, जो लिखना चाहो, जो नहीं लिखना चाहो सब 8 बजे आओगे। 8 बजे से 8 से 8:15 के बीच